Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस क्लास में हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है माई सन विल नॉट अ बैगर बी। इट मीन्स मेरा बेटा, बैगर हम सबको पता है कौन होते हैं, भिखारी। तो चैप्टर है कि मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा। ओके, और जो चैप्टर को लिखने वाले राइटर हैं हमारे, उनका नाम है मिस्टर वेद मेहता, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड इंडियन राइटर थे। और बच्चों इनके बारे में एक बात क्या थी कि ये बचपन में ही, बहुत अर्ली एज में ही ये ब्लाइंड हो गए थे, राइट। और इन्होंने बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा राइटिंग वर्क किया है और साथ ही इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिसमें इन्होंने अपने बचपन का एक्सपीरियंस बताया था कि जब ये ब्लाइंड हो गए थे, इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, तो उसके बाद इनका बचपन कैसा था, कैसा स्टार्टिंग का समय था, इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस चीज को लेकर। बिकॉज ये नॉर्मल बात नहीं है ना, एक बच्चा जो कि जन्म से तो सही था, कुछ समय बाद अपनी आंखों की रोशनी खो दे, तो ये ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा शॉक है पूरी फैमिली के लिए। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और कैसे ये धीरे धीरे इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, अपनी आत्मकथा में लिखी है। और उसी आत्मकथा का एक छोटा पार्ट हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां हम जानेंगे हमारे राइटर वेद मेहता का बचपन का वो समय जब इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। ओके, तो बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है बच्चों, बिकॉज इतने कठिन परिस्थितियों में भी किस तरह से इन्होंने अपने आप को संभाला, किस तरह से उस एक चीज को पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये सब हमको प्रेरित करता है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। In India, as elsewhere, every girl or boy has fond and warm memories of his childhood from the day he begins to talk to his mother and father. तो बच्चों वो क्या लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में, और केवल भारत में ही नहीं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, तो हर कहीं ये एक नॉर्मल, एक कॉमन चीज है कि हर कोई गर्ल या बॉय, यानी कि जो भी बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसके मन में फॉन्ड और वार्म मेमोरीज होती हैं। मेमोरीज यानी यादें, एंड फॉन्ड मेमोरीज, वार्म मेमोरीज यानी अच्छी यादें। ओके, जिसके बारे में सोच सोच के हम खुश होते हैं। तो ऐसी जो अच्छी यादें होती हैं वो हर बच्चे के मन में होती है, और ये यादें उसके बचपन की, और यादें हमारी कब से फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उस दिन से जब हम बात करना शुरू कर देते हैं अपने फादर और अपने मदर के साथ। तो बच्चों आप सबको भी याद होगा ना कि बचपन का वो समय, हम सबके माइंड में यादें होती हैं हमारे बचपन के समय की, और वो हम सबकी बहुत सुनहरी, बहुत अच्छी यादें होती हैं, बिकॉज बचपन का समय हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे जीवन का बहुत अच्छा टाइम होता है। तो वही बात राइटर कह रहे हैं कि हर एक बच्चे के मन में बहुत सारी अच्छी यादें होती हैं अपने बचपन की। Invariably, a child learns and recognizes the faces of his mother and father, of sisters and brothers who play with him. तो जैसे जैसे एक बच्चा अपने परिवार में सब लोगों को देखता है, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके भाई बहन हो, जो उसके साथ खेलते हैं, जो उसके साथ समय बिताते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, उन लोगों के चेहरों को देखना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे उनके चेहरों को रिकॉग्नाइज यानी पहचानना शुरू कर देता है। इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा यही होता है कि कोई बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने परिवार के सब लोगों के चेहरे पहचानने लग जाता है। वो सब लोग जो उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ खेलते हैं, फिर चाहे उसके माता पिता हो या उसके बड़े भाई बहन हो, तो जो भी उसके साथ समय बिताता है वो धीरे धीरे उन सबके चेहरे पहचानने लग जाता है। और द सर्वेंट्स, और यहाँ तक कि जो घर के सर्वेंट्स हैं, नौकर्स हैं, बच्चा उन्हें भी पहचानने लग जाता है। हु प्रिपेयर हिज मील्स, वो सर्वेंट जो उसके लिए खाना बनाते हैं, बिकॉज बच्चा उन्हें भी देखता है, उनके चेहरे भी देखता है, तो बच्चा उन्हें भी पहचानने लग जाता है। और वॉच हिम प्ले इन अ नर्सरी फुल ऑफ टॉयज, या फिर वो सर्वेंट जो बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं उस नर्सरी में जहाँ बहुत सारे टॉयज हैं। नर्सरी कहते हैं बच्चों जो बच्चे का कमरा होता है, तो जहाँ पे बहुत सारे टॉयज होते हैं। तो जो सर्वेंट्स बच्चे की देखभाल कर रहा है या जो सर्वेंट बच्चे के लिए खाना बना रहा है, उन सबको भी वो बच्चा पहचानने लग जाता है, उन सबके चेहरे भी बच्चे की याददाश्त में रहते हैं।
He must also remember the rich colors of the butterflies and birds which children everywhere always love to watch. इसके अलावा बच्चों को धीरे धीरे घर के बाहर की चीजें भी याद होने लगती हैं और स्पेशली ब्राइट कलर्स. ओके, ये बात आप सब भी जानते हो. अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आसपास आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है, तो जब कभी भी वो बच्चे ब्राइट कलर्स के टॉयज देखते हैं या ब्राइट कलर देखते हैं ना, तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर्स पे. ओके, तो राइटर कह रहे हैं कि जो रिच कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, फिर चाहे वो बटरफ्लाइज यानी तितलियों के हो या फिर बर्ड्स पक्षियों के हो, और ये सब चीजें बच्चे अपने आसपास देखते ही हैं. राइट, जब भी घर से बाहर सपोज आप पार्क में गए हो, गार्डन में गए हो, तो वहाँ कितनी कलरफुल बटरफ्लाइज आती हैं, कलरफुल बर्ड्स आते हैं, तो उनको भी बच्चे देखते हैं और उनके कलर्स भी बच्चों को याद रहते हैं, बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं. बट when I was 3.5 all these memories were expunged. अब राइटर अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज वो कह रहे हैं कि जब मेरी उम्र 3 साल और आधा यानी कि जब मैं 3.5 साल का था, तब क्या होता है, तब ये सारी यादें मेरी जो थी वो एक्सपंज यानी मिट गई. यानी कि लोगों के चेहरे पहचानना, लोगों को उनके चेहरे से पहचानना, कलरफुल बटरफ्लाइज या बर्ड्स के कलर्स को पहचानना, ये सब यादें मैं इसलिए नहीं फॉर्म कर पाया बिकॉज जब मैं 3.5 साल का था तो ये सारी यादें मेरी मिट गई. क्यों मिट गई, क्या हुआ था ऐसा, नेक्स्ट वो बता रहे हैं. And with the prolonged sickness that was meningitis, I started living in a world of 4 senses. तो बच्चों क्या हुआ था इन्हें, जब ये 3.5 साल के थे, इन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी. बिकॉज प्रोलॉन्ग कहते हैं जो बहुत लंबी अवधि तक रहती है. ओके, तो बहुत लंबे समय तक इन्हें एक सिकनेस यानी बीमारी हो गई थी. बहुत टाइम से ये एक बीमारी से पीड़ित थे जिस बीमारी का नाम था मेनिंजाइटिस, और इस बीमारी की वजह से इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और फिर ये केवल 4 सेंसेस के साथ ही अपना जीवन बिता रहे थे. तो आप सबको पता है ना, हम सबकी सेंसेस कितनी होती हैं, 5 होती है ना. सेंसेस यानी हमारे इंद्रियां. तो आप सबको पता है, सबने पढ़ा है साइंस में 5 सेंसेस होती है हमारी, जिसमें से आंख देखना भी एक सेंस है. लेकिन जब इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी तो अब इनके पास केवल 4 सेंसेस बची थी. ये देख नहीं सकते थे, इनकी आंखें काम नहीं कर पा रही थी. तो अब ये केवल 4 सेंसेस के द्वारा, 4 इंद्रियों के द्वारा अपना जीवन जी रहे थे. That is a world in which colors and faces and light and darkness are unknown. अब जब इनको दिखाई देना बंद हो गया था, तो अब ये एक ऐसी दुनिया में जीवन जी रहे थे जहाँ पे कलर्स यानी कि जो भी रंग है, फेसेस जो लोगों के चेहरे हैं, लाइट रोशनी, डार्कनेस या फिर अंधकार, ये सारी चीजें अब उनके लिए अननोन थी. ये सारी चीजों के बारे में अब वो नहीं जानते थे, नहीं बता सकते थे कि अब रोशनी है या अंधेरा है. ना वो किसी का चेहरा देख पा रहे थे, ना वो किसी तरह का रंग देख पा रहे थे. ये सब चीजों से वो अनजान हो गए थे बिकॉज उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी जब वो 3.5 साल के थे. ओके, If my age and the sickness deprived me of the treasured memories of sight, they also reduced things which are valued so much in the sighted world to nothing more than mere words empty of meaning. Next वो कह रहे हैं कि जब मेरी उम्र में उनकी क्या थी, 3.5 साल थी, और ये जो बीमारी थी, इस बीमारी की वजह से जिनकी जो आंखें की रोशनी चली गई थी, और ये क्या चीज़ थी, इसकी वजह से इनकी यादें भी चली गई थी. वो यादें जो कि ट्रेजर्ड यानी बहुत अनमोल, बहुत कीमती होती हैं. बिकॉज हमारे बचपन का समय हम सबके लिए बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है. लेकिन जब इन्होंने 3.5 साल की छोटी सी उम्र में अपनी आंखें की रोशनी खो दी, तो उससे पहले का समय तो इनको याद ही नहीं था. राइट, और उसके आगे ये देख नहीं पा रहे थे, तो उसके आगे ये अपनी यादें बना नहीं पा रहे थे. तो जो कीमती यादें ये बना नहीं पाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ,
उसकी वजह से वो सब चीज़ों का मतलब भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं, बहुत ज़्यादा मूल्य रखती हैं इस दुनिया में, लेकिन इनके लिए वो सब चीज़ों का बिल्कुल अर्थ नहीं था। उनके लिए अब वो बिल्कुल एम्प्टी ऑफ मीनिंग हो गए थे, केवल शब्द बन के रह गए थे। अब कलर्स क्या होते हैं, नीला, पीला, ये उनके लिए केवल शब्द थे, उसका अर्थ नहीं था उनके लिए, बिकॉज अब वो नहीं देख पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे बच्चों राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि 3.5 साल के पहले की तो वो यादें बना ही नहीं पाए थे, बिकॉज उससे पहले तो बहुत छोटे थे, उससे पहले का तो उनको याद भी नहीं था। जब यादें बनाने का टाइम आया तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उनका कहना है कि मेरी यादें वो कभी बन ही नहीं पाई। अब जो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो अलग अलग रंग हैं, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, अब वो सारी चीज़ें मेरे लिए केवल शब्द बन के रह गए थे, केवल वर्ड्स रह गए थे, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग नहीं था मेरे लिए। मैं केवल सुनता था येलो, रेड, ऑरेंज, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे दिखता है रेड, कैसा दिखता है येलो, ये मुझे नहीं पता था, मेरे लिए केवल ये वर्ड्स थे। ओके, I started living in a universe where it was not the flood of sunshine streaming through the nursery window or the colors of the rainbow। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं एक ऐसे दुनिया में रहता था जहाँ पे सनशाइन यानी जो सूरज की रोशनी होती है, जो सूरज की धूप होती है, जो कि विंडो में से आती थी। और कौन सी विंडो, नर्सरी। नर्सरी आपको बताया ना मैंने, जो बच्चों का रूम होता है। तो ये कह रहे हैं जब मैं अपने रूम में खिलौनों के साथ होता था, खेलता था, तो ऐसे में विंडो में से जो धूप आती थी वो धूप मैं नहीं देख पाता था। द कलर्स ऑफ द रेनबो, अगर अच्छा सा सुंदर सा रेनबो बना है स्काई में तो उसके कलर्स भी मैं नहीं देख पाता था। अ सनसेट और अ फुल मून दैट मैटर्ड बट द फील ऑफ द सन अगेंस्ट द स्किन एंड द स्लो ड्रिजलिंग साउंड। तो वो कह रहे हैं कि सनसेट कैसा होता है ये मैं कभी नहीं देख पाया, फुल मून कैसा होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा चमकता है, पूरा चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, ये मैं कभी नहीं देख पाया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो क्या कर पा रहे थे, अब वो हमने पढ़ा ना उनकी 4 सेंसेस काम कर रही थी। तो पहली सेंस हम सबको पता है स्किन होती है ना, त्वचा, जिसपे हम फील करते हैं। तो वो कह रहे हैं मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी ये सेंस काम कर रही थी कि मैं फील कर सकता था। क्या फील कर सकते थे, ये सूरज की धूप को फील कर सकते थे अपने स्किन पे। यानी सपोज ये धूप में बैठे हैं, ओके, तो इनको धूप दिखाई तो नहीं देती थी कि कैसी धूप होती है, रोशनी कैसी होती है, लेकिन अब इनकी स्किन पे धूप आ रही है। तो आपको ही पता है ना, धूप में बैठने से स्किन में भी हीट यानी गर्म हो जाती है त्वचा। तो ये फील कर पाते थे कि ओके मेरा हाथ गर्म हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे धूप आ रही है। तो ये केवल महसूस कर पाते थे धूप को, ये कभी भी सनलाइट को देख नहीं पाए। एंड द स्लो ड्रिजलिंग साउंड ऑफ द स्पैटरिंग रेन, और ये सुन पाते थे क्या, आवाज, किसकी आवाज, ड्रिजलिंग कहते हैं, जो बूंदाबांदी होती है ना, धीरे धीरे बारिश होती है। तो वो बारिश जो कि स्पैटरिंग यानी छींटे डालती थी, छींटे डालती हुई धीरे धीरे टपकती हुई बारिश की आवाज ये सुन पाते थे। द फील ऑफ द एयर जस्ट बिफोर द कमिंग ऑफ द क्वाइट नाइट, और इसी तरह से अगर शांत रात है और उस समय हवा चल रही है तो हवा के चलने की आवाज ये महसूस कर पाते थे, सुन पाते थे। ये देख नहीं पाते थे कि कर्टेन हिल रहे हैं, पर्दे हिल रहे हैं, इट मीन्स हवा चल रही है, लेकिन इनको समझ आता था, सुनाई देता था, ये महसूस कर पाते थे कि हवा चल रही है। ओके, द स्मेल ऑफ द ग्रास ऑन अ वार्म मॉर्निंग, और साथ ही स्मेल कर पाते थे, ये सुगंध ले पाते थे ग्रास की। जब सुबह सुबह की आप सबको पता है ना, सुबह सुबह कितनी फ्रेश होती है ग्रास, तो उस समय घास की खुशबू ले पाते थे, उसको स्मेल कर पाते थे, चाहे देख ना पा रहे हो। तो यस, ये देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी जो बाकी की 4 सेंसेस है उसके द्वारा ये अपना जीवन बिता रहे थे। ये हर चीज को सुन पाते थे, हर चीज को महसूस कर पाते थे, हर चीज को स्मेल कर पाते थे। ओके,
It was a universe where at first, but only at first, I made my way fumbling and faltering. तो ये कह रहे हैं कि अब मैं एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां पहली बार मैंने अपना रास्ता बनाया, पहली बार मैं चला। और कैसे चला? फम्बलिंग का मतलब होता है बच्चों, अब जैसे इनको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये चलते कैसे थे? ये हर चीज को टटोला करते थे, हाथ लगा लगा के, अपने पैर बढ़ा बढ़ा के ये रास्ता ढूंढने की कोशिश किया करते थे कि कहीं आगे कोई सपोज ये रूम में चल रहे हैं तो ये हाथ से टटोलते थे कि कहीं पे कुर्सी तो नहीं है, मेज तो नहीं है, मैं कहीं टकरा तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे टटोलते टटोलते रास्ता खोजते खोजते ये आगे बढ़ा करते थे। एंड फेल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, ये अपने कदम बढ़ाते थे, लड़खड़ाते हुए ये उस दुनिया में चला करते थे। अपना पहला कदम ये उन्होंने अपने उस दुनिया में उठाया जहां इनकी रोशनी नहीं है आंखों की, इनके पास केवल 4 इंद्रियां हैं और उसी से इन्होंने अपना जीवन जीना सीखा। ओके, इट वॉज गुड दैट आई लॉस्ट माई साइट वैन आई डिड। नेक्स्ट बच्चों का कहना है कि ये चीज अच्छी हुई कि मैंने अपनी आंखों की रोशनी जब खोई, वो समय बिल्कुल सही था। इट मीन्स इनका कहना है कि जब मैं 3-3.5 साल का था तब मैंने आंखों की रोशनी खोई, तो वो सही समय था। क्यों था वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑफ सीइंग, बिकॉज उससे पहले मुझे याद ही नहीं है कि क्या होता है देखना। राइट, आपको ही पता है बच्चों 3 साल के बच्चे तो कितने छोटे होते हैं, उस समय हमारी यादें फॉर्म नहीं हो पाती। तो उनका कहना है कि जब मैंने अपनी रोशनी खोई आंखों की, वो बिल्कुल सही समय था। अब अगर सपोज ये 10-12 साल के हो जाते, उसके बाद अगर ये ब्लाइंड होते तो आप सोचो ये कितना मिस करते। बिकॉज तब तक ये पूरी दुनिया देख रहे होते, हर चीज देख रहे होते, समझ रहे होते, और ऐसे में अगर ये ब्लाइंड हो जाते तो बहुत ज्यादा ये मिस करते, बहुत ज्यादा ये फील करते उस चीज को। लेकिन इनका कहना है कि मैं इतना छोटा था कि मुझे याद ही नहीं था कि क्या होता है देखना। देयर वॉज नथिंग टू लुक बैक टू, नथिंग टू मिस। इसीलिए जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मैं किसी चीज को मिस नहीं करता था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। बिकॉज तब तक मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई थी कि क्या देखना होता है और मैं नहीं देख पा रहा तो क्या कमी है मेरे जीवन में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सही समय था कि मैं बिल्कुल सही समय पे ब्लाइंड हुआ। ओके, I went blind in November 1937। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि जब इन्होंने अपने आंखों की रोशनी खो दी थी, वो ईयर था 1937 और मंथ था नवंबर। At that time, we were living in Gujarat in the province of Punjab in northern India। और बच्चों आप सबको पता है 1937 यानी उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, भारत एक गुलाम देश था, अंग्रेजों का शासन था। राइट, बिकॉज इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में मिली थी। तो ये वो समय था जब भारत अभी भी गुलाम था। तो ये कह रहे हैं कि उस समय हमारा परिवार गुजरात में रहता था। और बच्चों उस समय गुजरात एक अलग से स्टेट नहीं था, गुजरात पंजाब प्रांत का पार्ट था। प्रोविंस कहते हैं प्रांत। ओके, तो उस समय गुजरात एक स्वतंत्र राज्य नहीं था बल्कि वो पंजाब राज्य में आया करता था। तो इनका कहना है नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत का जो पंजाब प्रांत था उसमें गुजरात में हमारा परिवार रहा करता था। आफ्टर माई सिकनेस वी मूव्ड टू लाहौर। और जब इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, इनको ये बीमारी हो गई थी, तब इनका परिवार गुजरात से जाके लाहौर में शिफ्ट हो गया था, लाहौर में सेटल हो गया था। A few miles away, but the number of relatives who came to sympathize made my father ask for another transfer। तो बच्चों इनका कहना है कि हम लाहौर चले गए थे जो कि कुछ ही मील दूर था गुजरात से, लेकिन लाहौर जाके भी इनकी फैमिली को अच्छा नहीं लगा। बिकॉज लाहौर में इनके बहुत सारे रिलेटिव्स थे, बहुत सारे रिश्तेदार थे जो बार बार इनके घर आते थे और अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति दिखाते थे कि अरे क्या हो गया बच्चे के साथ, वो अंधा हो गया, उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। तो अपनी सहानुभूति, अपनी दया दिखाने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार आते थे और ये बात इनके फादर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने अपने लिए एक और ट्रांसफर की डिमांड करी और इस बार वो कहाँ आ गए थे? दिस टाइम टू करनाल। और इस बार वो लाहौर से आ गए थे करनाल। तो बच्चों इसलिए आए थे बिकॉज लाहौर में इनके बहुत सारे रिलेटिव्स रहा करते थे और वो बार बार अपनी सहानुभूति, दया दिखाया करते
थे, फादर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपने लिए ट्रांसफ़र मांगा और वो लाहौर छोड़ के अब करनाल आ गए थे, वेयर वी हैड नीदर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। और करनाल इनके लिए बिल्कुल नई जगह थी, जहाँ पे ना तो इनके कोई फ्रेंड्स थे, ना ही इनके कोई रिलेटिव्स थे। तो यहाँ इन्हें कोई नहीं जानता था, कोई इन्हें सहानुभूति दिखाने वाला, दया दिखाने वाला कोई नहीं था। तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम करनाल में रहेंगे। ओके, There we got a cottage on the canal bank built in very peaceful and quiet surroundings। और जब ये करनाल में शिफ्ट हो जाते हैं तो ये वहाँ अपने लिए कॉटेज बना लेते हैं। कॉटेज यानी घर, तो ये अपने लिए कॉटेज बनाते हैं। वहाँ पे कैनाल यानी नहर थी, तो नहर के किनारे पे ये अपना घर बनाते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुल, शांति से भरा हुआ था और जिसके आसपास का एरिया भी बिल्कुल क्वाइट था, कोई शोर शराबा नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। तो नहर के किनारे ही अपना घर बनाते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण जगह पे। As might be expected in the beginning, it was tough for all of us। अब बच्चों इनका कहना है, अब ये बात कर रहे हैं कि जब ये अंधे हो गए थे तो इनका परिवार का क्या रिएक्शन था, स्पेशली इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। बिकॉज एक माता पिता के लिए उनका बच्चा अगर अंधा हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा शॉक है इनफैक्ट। तो पेरेंट्स ने कैसे डील किया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वो ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड है, जैसा कि बिल्कुल उम्मीद थी सबको, बिकॉज ये नॉर्मल चीज है, कॉमन एक रिएक्शन था कि स्टार्टिंग में हम सबके लिए बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था हम सबके लिए इस चीज को स्वीकार करना। एंड वो भी किसके लिए, स्पेशली फॉर मदर एंड माय फादर, वो भी स्पेशली मेरे माता पिता के लिए, फॉर माय 3 सिस्टर्स एंड माय ब्रदर, और साथ साथ मेरी 3 बहनों और मेरे भाई के लिए, एंड फॉर मी टू, और उसी तरह से मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल भरा समय था। तो उनका कहना है स्टार्टिंग में हमारा पूरा परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, हम सबके लिए इजी नहीं था। फिर चाहे वो मेरे माता पिता हो, मेरे भाई बहन हो, तो इनकी 3 बहनें और एक भाई था, और साथ ही स्पेशली इनके लिए भी ये बहुत ही कठिन समय था। The illness had left me weak। तो बच्चों ये जो इनको बीमारी हो गई थी, इस बीमारी के दौरान ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए थे। The servants avoided me as though I were an evil eye personified। तो बच्चों इनका कहना है कि उस समय जो इनके घर के सर्वेंट्स थे वो इनको अवॉइड किया करते थे, इनके पास नहीं आना चाहते थे, इनसे दूर रहते थे। जैसे कि इनका कहना है कि वो मुझसे इस तरह से दूर भागते थे जैसे मैं कोई इविल आई पर्सोनिफाइड हूँ। इविल आई यानी बुरी नजर। ओके, तो कहते हैं ना कि कोई, वो उनका कहना है कि जैसे कोई बुरी नज़र पर्सोनिफाई हो गई है, बुरी नज़र का मानवीयकरण हो गया है मुझ में, मैं कोई बुरी नज़र हूँ, इस तरह से वो मुझसे दूर रहते थे, मेरे पास तक नहीं आते थे। माई सिस्टर्स ट्रीटेड मी विथ केयर। लेकिन जो मेरी बहनें थी, हमने पढ़ा ना 3 सिस्टर्स थी, तो वो उनका कहना है कि मेरी बहनें मुझसे बहुत केयरफुली ट्रीट करती थी, बहुत ध्यान रखा करती थी, बहुत ज़्यादा सावधानी से वो मेरे साथ व्यवहार करती थी। एज टू आई वर अ फ्रेजाइल डॉल, जैसे कि मैं कोई गुड़िया हूँ, और वो भी कैसी, फ्रेजाइल यानी बहुत नाजुक सी गुड़िया हूँ। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर वो मेरा करती थी। एंड मदर वेप्ट, और माँ का रिएक्शन था, माँ इतना दुखी थी इस चीज़ की वजह से कि वो पूरे समय रोती रहती थी। ठीक है। My father, who was a doctor in the public health service, was grateful that I had got prompt and good medical treatment। अब फादर का क्या रिएक्शन था, तो इनका कहना है कि फादर, और इनके फादर ही बच्चों एक डॉक्टर थे पब्लिक हेल्थ सर्विस में, यानी कि वो भी एक डॉक्टर थे, और जो हेल्थ सर्विस होती है, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उसमें वो काम करते थे, डॉक्टर थे। और वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल यानी आभारी थे कि इनको इतनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया गया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बच्चों अत्यावश्यक, यानी कि जो बिल्कुल सही समय पर तुरंत मिल जाए, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया।
तो इनके फादर हमेशा ये मानते थे ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो बीमारी ही ऐसी थी कि इनको ब्लाइंड होना पड़ा। बट इनके ट्रीटमेंट में, इनके इलाज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो भी इलाज मिलना था तुरंत इलाज मिला, और बहुत अच्छा इलाज मिला, और इसके लिए इनके फादर बहुत ज़्यादा आभारी थे। फॉर डिले वुड हैव अफेक्टेड माइंड और एंडेंजर्ड माई लाइफ, बिकॉज ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि अगर इलाज में डिले हो जाए, थोड़ी सी देरी हो जाए, तो इनके मस्तिष्क पे भी असर पड़ सकता था, और साथ साथ इनका जीवन भी एंडेंजर्ड यानी संकट में आ सकता था, इनके जीवन पे भी खतरा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने आंखों की रोशनी खोई। तो इसकी वजह से फादर बहुत आभारी थे कि समय पर इलाज हुआ, सही इलाज हुआ। देरी हो सकती थी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, मस्तिष्क पर असर आ सकता था, और इनके जीवन पे भी खतरा हो सकता था। ओके, बट ही लाइक द रेस्ट हैड नो होप, लेकिन इनके फादर को भी, इनका कहना है, लाइक द रेस्ट, बाकी सब लोगों की तरह अब कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनके फादर को भी कि इनके आंखों की रोशनी कभी वापस आ सकती है। तो फादर को पता था कि ये ब्लाइंड हो गए हैं, जिंदगी भर ब्लाइंड रहेंगे, इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। A stage of complete inaction therefore followed my blindness। तो इनका कहना है, नेक्स्ट बात अभी यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब ये ब्लाइंड हो गए थे, उस ब्लाइंडनेस की वजह से इनका जीवन अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया था। इनके जीवन की सारी गतिविधियां रुक गई थी। ऑब्वियसली ना ये भी स्कूल जाते थे, ना खेल कूद करते थे, ना घर में खेला करते थे, ना बाहर निकला करते थे। तो इनका जीवन पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया था, निष्क्रिय हो गया था, सारी एक्टिविटीज इनकी पूरी तरह से रुक गई थी। इन पार्ट दिस वाज ड्यू टू द इमीडिएट शॉक ऑफ द इलनेस, बट मोर इम्पॉर्टेंट स्टिल द डिफिकल्ट सिचुएशन वाज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस ऑफ द पोटेंशियलिटीज। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये हुआ क्यों इनका जीवन पूरी तरह से इनएक्टिव हो गया? तो उनका कहना है कि इसका एक रीजन तो ये था कि इस बीमारी की वजह से सब लोग शॉक में थे, राइट, बिकॉज बहुत बड़ी बात है कि घर का बच्चा ब्लाइंड हो गया है। तो उनका कहना है कि एक रीजन तो ये भी था कि हाँ, सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में थे इस बीमारी की वजह से, और ये फिजिकली भी बहुत वीक हो गए थे, तो इसलिए भी खेलना कूदना सब बंद हो गया था। लेकिन साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न था इस चीज़ का। वो क्या था? वो ये था कि हर कोई इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था कि क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या क्षमताएं हो सकती हैं एक ब्लाइंड चाइल्ड की। तो उनका कहना है कि यस, मैं ब्लाइंड हो गया था, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर सकता था, मुझ में एबिलिटी थी वो करने की, मैं कैपेबल था वो करने का, लेकिन उन क्षमताओं से सब अनजान थे, किसी को नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये भी एक रीज़न था कि मेरा जीवन पूरी तरह से उस समय इनएक्टिव हो गया था। Since the only blind persons my parents saw were beggars, और ऐसा इसलिए था कि उनका कहना है कि मेरे पेरेंट्स ने जो भी ब्लाइंड व्यक्ति को देखा अगर कभी, तो वो सिर्फ बेगर्स, भिखारियों को उन्होंने देखा था। तो उनको नहीं पता था कि ब्लाइंड व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, वो कितना ज़्यादा कैपेबल है करने के लिए, उसमें कितनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ होती है। ये बात मेरे पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं कर पाए थे उस समय, बिकॉज उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी ब्लाइंड को नहीं देखा था। अगर उन्होंने कभी किसी ब्लाइंड को देखा तो वो सिर्फ बैगर को देखा था। ओके, But now, by fate or by the will of God, blindness has struck not only a child of the well-to-do, but that of an excellently trained doctor who found his training in this instance useless। तो बच्चों, उनका कहना है कि अब तक उन्होंने सिर्फ बैगर्स देखे थे, भिखारी देखे थे जो कि ब्लाइंड होते हैं, लेकिन अब वो लिख रहे हैं कि आप इसे चाहे भाग्य कह लो, ओके, फेट यानी भाग्य, तो चाहे भाग्य की वजह से हो, चाहे बाय द विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा इसे समझ लो, एक ऐसे परिवार का बच्चा ब्लाइंड हो गया था जो परिवार वेल टू डू है, वेल टू डू यानी काफी संपन्न है, और जिसके फादर एक्सीलेंटली ट्रेन्ड डॉक्टर हैं, जिनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे डॉक्टर का बेटा ब्लाइंड हो गया था, और इसी वजह से इनके जो फादर, जो कि एक डॉक्टर थे, उनको लग रहा था उनकी जो पूरी ट्रेनिंग है, जो भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो भी उन्होंने पढ़ाई की है मेडिकल की, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो सब यूजलेस है, बिकॉज उनका अपना बेटा ही ब्लाइंड हो चुका है।
ओके, तो उनका कहना है चाहे भाग्य था मेरा, चाहे भगवान की इच्छा थी, लेकिन एक संपन्न परिवार का बेटा, एक एक्सीलेंट डॉक्टर का बेटा ब्लाइंड हो गया था। ओके, Still, his wide medical experience had prepared him for an acceptance of this tragedy. लेकिन इनका कहना है कि परिवार में सबसे पहले इस ट्रेजेडी को स्वीकार करने वाले इनके फादर थे, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा मेडिकल एक्सपीरियंस था, उनको अनुभव था चिकित्सा के क्षेत्र का, बिकॉज वो खुद एक डॉक्टर थे। तो उसी अनुभव की वजह से उन्होंने अपने आप को तैयार किया इस दुखद घटना को स्वीकार करने के लिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि उनका बेटा ब्लाइंड हो गया है और उनकी आंखों की रोशनी वापस कभी नहीं आएगी। एंड ही अंडरस्टूड दैट एनी कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बिगिन विद द रियलाइजेशन दैट आई वुड बी ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया था इस चीज को, उसी के बाद वो इस बात को समझ पाए कि अब जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, अब आगे जो भी काम करना है, जो भी प्लानिंग, जो भी हमें आगे की योजना बनानी है, वो इस अनुभव के साथ हमें बनानी है, इस बात को समझ के हमें बनानी है कि अब शेष जीवन तक उनका बेटा ब्लाइंड ही रहेगा, उसके आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। इस चीज को समझ के, इस चीज को स्वीकार करके ही हमें आगे का कार्य जो है उसका निर्णय करना है। आगे का लाइन ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, हमारी आगे की अब क्या प्लानिंग रहेगी, वो उसी के अनुसार हमें करनी है। जब हम इस बात को स्वीकार कर पाए कि यस हमारा बेटा ब्लाइंड है और वो हमेशा ब्लाइंड ही रहेगा, अपना पूरा जीवन वो बिना आंखों के ही बिताएगा। My mother on the other hand could not convince herself that my sight would never return. लेकिन माँ का क्या हाल था, माँ का क्या रिएक्शन था? तो इनका कहना है कि दूसरी तरफ जो मेरी माँ थी, वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को नहीं समझा पा रही थी ये बात कि मेरी आंखों की रोशनी कभी नहीं लौट पाएगी। वो ये सोच रही थी कि ओके, एक बार ब्लाइंड हो गया है, लेकिन हम कुछ भी करके रोशनी वापस ला सकते हैं, कोई तो तरीका होगा। वो इस चीज को नहीं स्वीकार कर पा रही थी, वो अपने आप को नहीं समझा पा रही थी। She did not have the medical experience of my father because उनके फादर तो डॉक्टर थे, उनको तो मेडिकल एक्सपीरियंस था, माँ को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनको अभी भी उम्मीद थी कि रोशनी वापस आ सकती है। एंड शी ब्लेम्ड समथिंग इन हर पास्ट फॉर द ट्रेजेडी। और इसीलिए उनको लगता था कि हो सकता है पहले उनसे कोई ऐसा काम हो गया है, उनकी वजह से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई है, जिसकी वजह से उनके बेटे की रोशनी चली गई है आंखों की। हो सकता है कोई गलती उनसे हुई है पहले किसी समय में। The family pandit upon whose advice mother had relied almost from her childhood was called in and consulted। तो बच्चों इसके लिए माँ ने क्या किया, उनका जो परिवार के पंडित थे जिनके ऊपर माँ को बहुत ज़्यादा भरोसा था, रिलाइड यानी निर्भर होना, तो उन पंडित के ऊपर माँ बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी अपने बचपन से ही। तो उन पंडित को बुलाया गया और उनसे विचार विमर्श किया गया, उन पंडित से सलाह ली गई। He knows more about religion and science, mother said with pride, than any other पंडित in our province। और माँ का ये कहना था, और ये बात वो बहुत गर्व के साथ कहती थी कि ये जो हमारे परिवार के पंडित हैं, ये बहुत अच्छे होशियार जानकार पंडित हैं और ये धर्म के बारे में और विज्ञान के बारे में भी किसी भी दूसरे पंडित से ज़्यादा जानते हैं। हमारे प्रोविंस, हमारे प्रांत में जितने भी पंडित हैं, तो हर एक पंडित से ज़्यादा जानकार, फिर चाहे वो धर्म की जानकारी हो, चाहे विज्ञान की जानकारी हो, हमारे इन पंडित को सबसे ज्यादा जानकारी है। और ये बात माँ बहुत गर्व से कहती थी। आई वॉज टेकन बिफोर हिम। अब फाइनली वो पंडित आ जाते हैं, तो वेद का कहना है कि मुझे उन पंडित के सामने ले जाया गया। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई सेट इन माई मदर्स लैप वाइल ही लॉस्ट इन थॉट। और बहुत देर तक ये अपनी माँ की लैप यानी गोदी में बैठे रहे, जबकि वो जो पंडित थे वो अपने विचारों में खोए रहे, वो अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। और उस समय हमारे राइटर मिस्टर वेद ये अपनी माँ की गोदी में बैठे हुए थे।
After a while, he took my hand and examined the lines. फिर थोड़ी देर बाद पंडित क्या करते हैं, वो हमारे राइटर वेद का हाथ पकड़ते हैं और हाथों की जो लाइंस हैं, हाथों की जो लकीरें हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं. Then he looked at mothers, और उसके बाद वो माँ की तरफ देखते हैं. And he studied her forehead, और माँ का जो फोरहेड कहते हैं माथा, ओके, ये जो हमारा पार्ट होता है फोरहेड, तो उनका जो माथा था उसको भी वो ध्यान से देखते हैं, उसको पढ़ते हैं. मम्बलिंग स्टेडली, और फिर वो अपने मन में ही कुछ को धीरे धीरे बोलते हैं. He said he found himself inadequate and more pandits would have to be consulted. और फाइनली वो कहते हैं कि वो अपने आप में inadequate यानी अपर्याप्त है, बिकॉज उनका कहना है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अकेला इसका समाधान नहीं बता पाऊंगा, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ इसे हल करने के लिए, और इसीलिए और भी ज़्यादा पंडितों को बुलाना पड़ेगा, उनसे भी विचार विमर्श करना पड़ेगा, तभी कोई हल निकल पाएगा. At his request, they were called and questioned as to what atonement could be made. तो पंडित के कहने के बाद और भी बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, उन सबसे विचार विमर्श किया गया, उन सबसे प्रश्न किया गया कि अब हम क्या कर सकते हैं. अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित. तो जो हमसे गलती हो गई है, जिस गलती की वजह से आंखों की रोशनी चली गई है, उस गलती का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है, क्या समाधान है. They all agreed that by doing penance for his sin, my mother could improve my chance of regaining sight. उन सारे पंडितों का कहना था कि जो sin यानी अपराध हो गए, जो पाप हो गए थे माँ से, उन सभी पापों का पेनेंस यानी प्रायश्चित करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी उन पापों को दूर करने के लिए, तभी चांस है कि उनकी आंखों की रोशनी वापस रिगेन हो जाए, वापस प्राप्त हो जाए. तो पंडितों के अनुसार माँ से बहुत बड़ा पाप हो गया था, कोई गलती हो गई थी और उस गलती के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उस गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी शायद चांस है कि उनके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए. They prescribed methods ranging from intensive prayers to strenuous physical exertions, and for a fee they agreed to perform part of the necessary religious ceremonies. तो उन सारे पंडितों ने फाइनली प्रेस्क्राइब किया, प्रेस्क्राइब यानी उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने बताया कि क्या क्या मेथड हमें यूज़ करने हैं, क्या क्या तरीके हमें यूज़ करने हैं इस प्रायश्चित के लिए, और उन तरीकों में प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी करनी थी जो कि बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज़्यादा मन के साथ, श्रद्धा के साथ प्रार्थनाएं करनी थी, और साथ साथ स्ट्रेनुअस यानी बहुत मेहनत वाला फिजिकल एक्सर्शंस भी करना था, यानी कि प्रार्थना भी करनी थी और शरीर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े इस तरह का काम करना था. और साथ साथ एक फी जब उन पंडितों को दिया गया, कुछ वेतन उन पंडितों को दिया गया, तो वो तैयार हो गए कि जो रिलीजियस सेरेमनीज है, जो धार्मिक कार्यक्रम उनको करना है, वो कर लेंगे. तो बहुत सारे काम उन्होंने बताए, माँ को कुछ प्रार्थनाएं करने को बोली और फिजिकली भी बहुत सारा कार्य करने को बोला, और उन्होंने कहा कि आप हमें फीस दो तो हम धार्मिक अनुष्ठान करा देंगे, जो धार्मिक कार्यक्रम है वो हम संपन्न करा देंगे. तो इस तरह से डिटेल में बहुत सारे काम उन्होंने प्रेस्क्राइब करे, बताए, उन्होंने सजेस्ट करे. Each पंडित एडवाइस वो केयरफुली heeded. तो हर एक पंडित का जो कहना था, जो सलाह उन्होंने दी, हर एक सलाह को बहुत ध्यान पूर्वक सुना गया, हर एक सलाह को बहुत ध्यान से सुना गया और उसको माना गया. Since my mother knew that my father would dislike such methods, she kept them secret. अब माँ को पता था कि फादर तो डॉक्टर है, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, रीजनेबल पर्सन है, तो वो इन मेथड्स को पसंद नहीं करेंगे, वो इन तरीकों को बिल्कुल नापसंद करेंगे. इसलिए माँ ने ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखी, पिता से छुपा के रखी, पिता को नहीं बताई, मेकिंग इट डबली हार्ड फॉर हरसेल्फ. तो अब उनके लिए ये सारे काम करना डबल मुश्किल हो गया था. पहले से ही मुश्किल था, इतनी सारी प्रार्थनाएं, इतना सारा फिजिकल वर्क, लेकिन अब ये सारा काम करना भी कैसे है, पिता को बिना बताए, उनको पता नहीं चलना चाहिए, तो अब ये सब करना उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था.
Along with this religious council, there were a series of visits to हकीम्स। तो एक तरफ तो माँ ने इन पंडितों से सलाह की, ओके, ये सारे धार्मिक उन्होंने काउंसलिंग की, धार्मिक विचार विमर्श किया, धार्मिक उन्होंने सलाह ली। इसके साथ साथ माँ ने एक और क्या काम किया, वो अपने बेटे को लेकर बहुत सारे हकीमों के पास गई। हकीम किसे कहते हैं? फिजिशियंस हु फॉलोड द ग्रीक और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बच्चों, जो ग्रीक या यूनानी सिस्टम से दवाइयाँ देते हैं उन्हें हम हकीम कहते हैं। तो माँ अपने बेटे को लेकर बहुत सारे हकीमों के पास भी गई। These quacks prescribed all types of concocated drops to put in my eyes। और उन सब हकीमों ने क्या किया? क्वैक डॉक्टर कहते हैं बच्चों, ये जो नीम हकीम होते हैं, जो प्रॉपर मेडिसिन नहीं जानते, ऐसे ही कुछ भी अपना तरीका बताते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ड्रॉप्स दे दी आंखों में डालने के लिए। और ये सारी ड्रॉप्स कैसे थी? कैनकोगेटेड, यानी वो एक्चुअल मेडिसिन नहीं थी, अपने मन से कुछ भी मिक्स करके वो दे देते और कहते कि ये आंखों में डाल दो। तो इस तरह से बहुत सारी ड्रॉप्स दे दी थी उन्होंने वेद की आंखों में डालने के लिए। The surmas, which were administered at all hours of the day and night, burned and stung my eyes। और साथ साथ आंखों में सूरमा भी डाला गया। सूरमा बच्चों आप सबको पता है ना, आंखों में डालने के लिए केमिकल सा होता है। तो वो जो सूरमा था उसको पूरे दिन और पूरी रात पूरे ध्यान से आंखों में डालना होता था, लेकिन वो सूरमा वेद की आंखों को सूट नहीं हो रहा था। उनको आंखों में बर्न यानी जलन होती थी और उनको ऐसा लगता था कि आंखों में बहुत ज़्यादा स्टंग यानी जैसे कोई दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने डंक मार दिया, इतना तीखा दर्द, इतना जलन उनको आंखों में होती थी। एंड द ओनली सूदिंग पार्ट ऑफ द मिजरेबल ऑर्डर वाज द लविंग कैस ऑफ मदर आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ये सारी चीजें जो इतना ज्यादा दर्द देती थी, इन सारी चीजों में एक सूदिंग पार्ट था, एक मन को सुकून देने वाला पार्ट भी था। ओके, तो बाकी तो ये सारा बहुत ही मिजरेबल काम था, बहुत ज्यादा दुख देने वाला, दर्द देने वाला ये काम था। लेकिन इसमें एक आराम देने वाला पार्ट क्या था कि इन सब काम के बाद में माँ बहुत प्यार से मुझे गले लगाती थी, बहुत प्यार से अपना स्पर्श मुझे देती थी। तो बस वही चीज़ थी जो मुझे सूदिंग लगती थी, मुझे थोड़ा आराम दे पहुंचाती थी, मुझे थोड़ा सुकून देती थी। One night when my mother was administering these eye drops and I was protesting with loud cries, my father unexpectedly returned। अब वैसे तो माँ ये सारे काम पिता से छुपकर करती थी, पिता को पता नहीं चला था। लेकिन एक रात क्या होता है, जब माँ ये आई ड्रॉप्स आंखों में डाल रही थी और राइटर क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट यानी विरोध कर रहे थे, मत डालो मेरी आंखों में। और वो भी कैसे? लाउड क्राइज, जोर जोर से रो रो के वो विरोध कर रहे थे। उसी समय इनके जो पिता है वो लौट आते हैं घर पे, और वो भी कैसे? अनएक्सपेक्टेडली, यानी आने की उनकी उम्मीद नहीं थी, अचानक से वो घर पे लौट आते हैं। और पहली बार उनके सामने बात आती है कि माँ क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। He asked and I told him why I was crying। तो आते ही वो पूछते हैं अपने बेटे से कि तुम इतना क्यों रो रहे हो, और वेद का कहना है कि मैंने बताया कि मैं क्यों रो रहा था। He was very angry। और सारी बातें सुनने के बाद पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। He forbade her to make any more visits to the हकीम। और वो माँ को मना कर देते हैं कि आज के बाद वापस हकीम के पास नहीं जाना है। And strictly prohibited the purchase ऑफ एनी मोर सूरमास। और साथ ही साथ मना कर देते हैं, वो भी स्ट्रिक्टली, कठोरता के साथ मना कर देते हैं। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, तो मना कर देते हैं कि आज के बाद और किसी सूरमा को तुम्हें नहीं खरीदना है, ना कोई आई ड्रॉप डालनी है आंखों में, ना कोई सूरमा लगाना है, और ना ही अब से किसी हकीम के पास तुम्हें जाना है। ठीक है। Then he gently lifted me from her arms। इसके बाद पिता ने मुझे मेरी माँ के हाथों में से ले लिया and took me away, और मुझे लेकर चले गए। With steady hands he bathed my stinking eyes। और इस समय भी वेद की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, तो पिता ने उन आंखों को धोया, पानी से साफ किया जिन आंखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी। After this incident, even though we stopped going to Hakims now and then, applications of
ऑफ सूरमास कंटिन्यूज। तो राइटर का कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद हमने हकीम्स के पास जाना बंद कर दिया था। माँ ने पिता की बात मान ली थी, हकीम के पास जाना हमारा बंद हो गया था, लेकिन अभी भी नाउ एंड देन यानी कभी कभी आंखों में जो सूरमा था वो अभी भी माँ लगाया करती थी। टिल आई वॉज 11, जब तक कि राइटर की एज 11 नहीं हो जाती है, 11 साल तक कभी कभी माँ सूरमा लगा दिया करती थी। बट दे वर वेरी माइल्ड, लेकिन अब जो सूरमा आंखों में लगाया जाता था वो इतनी जलन नहीं देता था, बिकॉज अब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब वो काफ़ी माइल्ड यानी काफ़ी हल्का सूरमा होता था। एंड माई मदर ऑलवेज ऑब्टेन माई कंसेंट इन एडवांस, और माँ आंखों में सूरमा लगाने से पहले हमेशा मेरी सहमति लिया करती थी। तो पहले तो जो सूरमा लगता था वो बहुत ज़्यादा जलन करता था आंखों में, और माँ ज़बरदस्ती लगाती थी चाहे राइटर रोते रहते, लेकिन अब माँ बात समझ गई थी थोड़ी। अब वो जो सूरमा लगाती थी वो कभी कभी लगाती थी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता था, और लगाने से पहले वो राइटर की अनुमति ले लेती थी, उनकी सहमति से ही लगाया करती थी। ओके, आई रिमेंबर अदर लिटिल टेस्ट माई मदर पुट मी थ्रू, और माँ बहुत सारे टेस्ट यानी बहुत सारी परीक्षाएं भी लिया करती थी। तो राइटर अब कह रहे हैं कि मुझे याद है उन सारी परीक्षाओं के बारे में जो माँ मेरी लिया करती थी। वन डे सी परसीव्ड दैट जस्ट बिफोर आई अराइव एट अ क्लोज्ड डोर आई वुड स्टॉप एंड रीच फॉर द हैंडल टू ओपन इट। अब राइटर देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल इनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन एक दिन माँ को ऐसा लगा कि राइटर जब कभी भी बंद दरवाजे तक चलकर आते हैं और जब भी वो महसूस करते हैं कि आगे दरवाजा बंद है तो वो रुक जाते हैं और अपने हाथों से हैंडल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये बात राइटर की माँ नोटिस करती है कि चलते चलते जब वो उसके सामने बंद दरवाजा आ जाता है तो ये हाथों से हैंडल ढूंढने की कोशिश करता है। She began letting me go about the house by myself and she discovered that I seldom ran into things। और अब माँ ने मुझे परमिशन देती थी कि मैं घर में अपने आप चल सकता हूँ, एक जगह से दूसरे स्थान पे मैं अपने आप जा सकता हूँ, ये माँ ने मुझे परमिशन दे दी। और ऐसा करने पे माँ ने ये पाया कि कभी कभी मैं रैन इनटू थिंग्स यानी मैं चीज़ों से टकरा भी जाता था और कभी कभी मैं चीज़ों से बच के निकल भी जाता था। She credited द हकीम एंड द स्टिंकिंग ड्रॉप्स। तो इसके लिए माँ ने किसको क्रेडिट दिया? हकीम को दिया, जो आंखों में जलन पहुंचाने वाली ड्रॉप्स थी उनको क्रेडिट दिया कि ये बिना किसी की सहायता के थोड़ा बहुत घर में मूवमेंट कर लेता है। But every evening she would hold her hand up before my face and ask me to tell her where it was। और एक और परीक्षा वो क्या लेती थी, हर शाम वो राइटर के सामने अपना हाथ रख दिया करती थी और पूछा करती थी कि बताओ मेरा हाथ कहाँ है। ओके, तो मुंह के सामने हाथ को ऐसे ही घुमाती थी और कहती थी बताओ मेरा हाथ राइट में है, लेफ्ट में है, किस तरफ है मेरा हाथ। She used to shake her hand before me so that myriads of pores next to, below and above my ears could feel her hand even when it was a foot away। और माँ क्या क्या करती थी, अपने हाथ को शेक यानी हिलाया करती थी राइटर के सामने, ताकि माइरिट्स कहते हैं अनगिनत, तो जो अनगिनत पोर होते हैं ना हमारे, तो उनका कहना है कि जो मेरे कानों के नीचे और ऊपर जो इतने सारे पोर हैं, जितने सारे जो छोटे छोटे छेद हैं, वहाँ मैं महसूस कर पाऊँ कि उनका हाथ कहाँ है, चाहे वो मुझसे 1 फुट की दूरी पे हो, लेकिन मैं कानों से महसूस कर पाता था, मुझे कानों में फील हो पाता था कि उनका हाथ कहाँ है। तो मैं इस तरह से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो कानों के ऊपर नीचे जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे से छेद हैं, वहां मैं फील कर पाता था और इसलिए माँ अपना हाथ ऐसे हिलाती रहती थी। द एयर करंट हेल्प्ड मी टू स्पॉट इट। तो बच्चों जब हाथ हिलता है तो आपको ही पता है कि जो हवा है वो कटती है। ओके, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे फील होता था एयर करंट, हवा का प्रेशर मुझे फील होता था और उस वजह से मैं स्पॉट कर पाता था, पता लगा पाता था, पहचान पाता था कि हाथ कहाँ है। ओके, बट शी वॉजन सेटिस्फाइड विद दिस। लेकिन माँ इतनी बात से संतुष्ट नहीं थी। शी वॉन्टेड मी टू टेल हर वेदर द लाइट वॉज ऑन और ऑफ। वो चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि कमरे की लाइट ऑन है या ऑफ है, कमरे की लाइट जली हुई है या बंद है। When I failed this test, she was unhappy again। राइटर का कहना है कि जब कभी मैं गलत उत्तर देता, जब कभी इस परीक्षा में मैं असफल हो जाता, तो माँ बहुत ज़्यादा
दुखी हो जाती। बट आई सून कॉट ऑन एंड वुड लिसन फॉर द क्लिक ऑफ द स्विच एंड देन टेल हर। तो राइटर ने एक ट्रिक यूज की, उन्होंने कहा कि मैं स्विच जब हम ऑन ऑफ करते हैं तो आपको पता है ना, क्लिक की आवाज़ होती है, आप ऑन करोगे ऑफ करोगे तो आवाज़ होगी। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने वो आवाज़ पकड़नी शुरू कर दी कि ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, और फिर मैं माँ को बता देता था कि लाइट ऑन है या ऑफ है। समटाइम्स शी वुड फ्लिप द स्विच वेरी रैपिडली टाइम एंड अगेन एंड आई वुड ऑलवेज काउंट द क्लिक्स एंड गिव हर द राइट आंसर। तो राइटर कह रहे हैं कि कई बार माँ इस परीक्षा को और कठिन बना देती थी और वो रैपिडली यानी बहुत जल्दी जल्दी स्विच को ऑन ऑफ करती थी। ओके, तो ऐसे में राइटर के पास भी सॉल्यूशन था, वो हर बार काउंट करते थे, गिनते थे कि कितनी बार क्लिक हुआ है। ओके, और उसके बाद वो सही आंसर देते थे कि अब लाइट ऑन है या ऑफ है। तो लाइट ऑन ऑफ होने का इनको पता नहीं चलता था। ये कैसे बताते थे? ये स्विच की क्लिक को काउंट करके बताया करते थे। ओके, हाथ का कैसे महसूस होता था? जो कानों के आसपास पोर्स है, छोटे छोटे से हमारे छेद होते हैं, वहां पे ये हवा के प्रेशर को फील कर पाते थे और फिर ये सही आंसर देते थे। ओके, Although in my case there was an obstacle that seemed unsurmountable। अब इनका कहना है कि जहाँ तक मेरा केस था, मेरा मामला था, एक ऐसा ऑब्स्टिकल, एक ऐसी बाधा थी जो लग रहा था अनसरमाउंटेबल है, जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। एक ऐसी बाधा थी। क्या थी बाधा? फादर वॉज डिटरमिन टू ट्राई एवरीथिंग। और पिता उस बाधा को दूर करने के लिए हर एक चीज ट्राई करना चाहते थे, हर एक समाधान खोजना चाहते थे। ही रेड ऑल अवेलेबल लिटरेचर ऑन ब्लाइंडनेस। तो बच्चों, फादर ने ब्लाइंडनेस के ऊपर जो भी लेख था, लिटरेचर, जो भी साहित्य था, जो भी लिखी हुई चीजें थी, वो सब पढ़ डाली। बिकॉज ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी बाधा है जीवन में। ओके, और अब तक सबको लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है इसका? ये तो पता है कि रोशनी वापस नहीं आ सकती, तो ऐसे में जीवन कैसे चलेगा आगे? तो इसके लिए फादर ने बहुत नॉलेज इकट्ठी करी, जो भी साहित्य मिलता उनको अंधेपन से रिलेटेड, वो सब उन्होंने पढ़ डाला। He learned that almost all India's blind people had turned to begging for their livelihood। और फिर फादर को ये चीज़ समझ में आती है कि इंडिया में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, उनमें से मोस्टली अपने लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए भीख मांगते हैं। बिकॉज वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो फाइनली वो भीख मांगते हैं। और हैड बिकम ऑनर्स ऑफ पेन एंड बीड़ी शॉप्स, या फिर वो कोई पेन की या बीड़ी की दुकान खोल लेते हैं, उस दुकान के मालिक बन जाते हैं। एंड स्पेंड देयर डेज रोलिंग नट्स एंड कॉन्डिमेंट्स इन अ बीटल लीफ और टोबैको इन अ सिगरेट पेपर। और फिर अपना पूरा समय कैसे बिताते हैं? नट्स यानी अलग अलग तरह की जो सुपारियां होती है, कॉन्डिमेंट्स यानी जो मसाले होते हैं, उसे बीटल लीफ में रोल करने में। बीटल लीफ यानी पान का पत्ता। ओके, तो या तो अंधे व्यक्ति क्या करते हैं इंडिया में, मोस्टली तो भिखारी बन जाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो पान की दुकान खोल लेते हैं, बीड़ी की दुकान खोल लेते हैं, और फिर पान बनाने में के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के नट्स, अलग अलग तरह के मसाले वो पान के पत्ते में मिलाते हैं, या फिर टोबैको, तंबाकू भी मिलाते हैं। किसमें? सिगरेट के पेपर में। ओके, तो बीड़ी कैसे बनाएंगे? सिगरेट के पेपर में तंबाकू मिला के। पान कैसे बनाएंगे? पान के पत्ते में नट्स और कॉन्डिमेंट्स मिला के। तो ये काम मोस्टली इंडिया में जो अंधे लोग थे वो यही करते थे। ही वॉज डिटरमिन्ड दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी द फेट ऑफ हिज सेकेंड सन। लेकिन पिता ने निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनके दूसरे बेटे का ये भाग्य तो नहीं हो सकता कि बड़ा होकर या तो वो भीख मांगे या बीड़ी और पान की दुकान खोल ले। ऐसा भाग्य उनके बेटे का नहीं हो सकता। And he started corresponding with many of the prominent educational authorities। तो फिर उन्होंने सोचा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उनका बेटा पढ़ लिख पाएगा, शिक्षित हो पाएगा, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा। तो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग यानी पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया, पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इंडिया में जितने भी प्रोमिनेंट यानी प्रमुख या प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाएं थी, हर जगह उन्होंने
लेटर्स लिखे, हर जगह से उन्होंने पता किया कि अंधे बच्चों के लिए क्या कोई अवसर है वहाँ पे। आस्किंग फॉर देयर एडवाइस, उन्होंने वहाँ से एडवाइस लेनी चाहिए कि आप क्या एडवाइस देते हो, मेरा बच्चा ब्लाइंड हो गया है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अवसर है। द रिप्लाईज वर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन जो भी उत्तर आए सारी संस्थाओं से, कोई भी उत्तर ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी नहीं था, सकारात्मक नहीं था, किसी ने भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। For the blind, educational facilities and personnel were limited. तो उस समय बच्चों इंडिया में जो अंधे लोग हैं उनके लिए शैक्षणिक सुविधाएं या आप कह सकते हो जो शैक्षणिक अवसर है, अपने आप को विकास करने का, जो विकसित करने का जो अवसर थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही कम थे। And often the schools became semi-asylums with all ages grouped together in classes without any ग्रेजुएशन सिस्टम। और उस समय जो ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल थे वो स्कूल कम और असाइलम ज़्यादा लगते थे। सेमी असाइलम कहते हैं अस्पताल, ओके। तो वो स्कूल कम अस्पताल ज़्यादा लगा करते थे, बिकॉज वहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग एक साथ बैठा करते थे क्लासेस में, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, सारे ब्लाइंड लोग एक ही क्लास में बैठा करते थे। और उनके बीच में कोई ग्रेजुएशन सिस्टम नहीं था, कोई ग्रेडिंग नहीं थी कि आप कौन सी ग्रेड के हो, आपका क्या स्टैंडर्ड है, कोई सिस्टम नहीं था। आप चाहे किसी भी एज के हो, आप ब्लाइंड हो तो आप एक साथ वहीं पर बैठोगे। तो वो स्कूल कम अस्पताल ज़्यादा था, ओके। तो उस समय इंडिया में बच्चों ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन हमारे राइटर वेद के फादर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का भी यही भाग्य हो। वो अपने बेटे के लिए एक अलग फ्यूचर चाहते थे, एक अलग तरह का भविष्य वो बनाना चाहते थे। My father still persisted, for he knew that my staying at home would result in my becoming a pampered child. लेकिन राइटर का कहना है कि मेरे फादर अभी भी persist यानी किसी भी चीज का विद्यमान होना, तो अभी भी इस बात पे अड़े हुए थे। उनके मन में अभी भी ये बात विद्यमान थी कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूंढना है, हम अपने बेटे को घर पे बैठा कर तो नहीं रख सकते। बिकॉज वो जानते थे कि अगर उनका बेटा घर पे रहेगा तो वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन जाएगा। पैम्पर्ड यानी एक ऐसा बच्चा जिसको बहुत एक्स्ट्रा लाड प्यार मिलता है। तो इनका कहना है मेरे फादर जानते थे कि मुझे कहीं पे जाके पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, ये बात उनके मन से निकल नहीं रही थी। बिकॉज उनको पता था कि अगर मैं ऐसे घर पे ही रहूँगा पूरे समय तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन जाऊँगा जो हमेशा अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहेगा, हमेशा एक्स्ट्रा लाड प्यार में रहेगा, और फिर मैं अपने आप कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं जीवन भर निर्भर होकर रहूंगा, मैं कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊंगा। He realized as well that I would have difficulty playing with normal children and that my mother would always be afraid to let me leave the immediate premises। और इसके साथ ही फादर ने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी, ये चीज़ समझ ली थी, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उनके बेटे को नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। बिकॉज जो नॉर्मल बच्चे हैं, सपोज वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सपोज वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उनको पता था कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगा। और साथ ही साथ वो जानते थे कि जो मदर हैं वो हमेशा इस बात से डरी रहेंगी, उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि इनका जो बेटा है वो घर की सीमा से बाहर ना निकले, वो घर में ही रहे, घर में ही खेले, घर से बाहर ना जाए। बिकॉज वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, तो कैसे चीज़ें मैनेज करेगा। तो इसीलिए पिता चाहते थे कि नहीं, हमें इसे घर में नहीं बैठा के रखना है, हमें इसके लिए एक अच्छा भविष्य अगर बनाना है तो इसे हमें घर से बाहर भेजना पड़ेगा। At last he heard of Dr. R.M. Haldar, principal of दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन बॉम्बे। तो ये जो पिता है राइटर के, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जगह ये बात करते हैं, पता करते हैं, और फाइनली ये सुनते हैं डॉक्टर R.M. हेल्डर के बारे में, जो कि प्रिंसिपल थे दादर स्कूल के। दादर स्कूल स्पेशली अंधे लोगों का स्कूल था बॉम्बे में, वहाँ के प्रिंसिपल थे। तो ये फाइनली उनके बारे में सुनते हैं। My father wrote to him asking for advice। तो इनके पिता उन्हें भी लेटर लिखते हैं और उनकी सलाह भी मांगते हैं। डॉक्टर हल्दर शोड अनयूजुअल इंटरेस्ट। अब बच्चों बाकी हर जगह से तो जो भी आंसर था आशावादी नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब
चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई थी बिकॉज जो डॉक्टर हल्दर थे वो एक एक्स्ट्रा रुचि ले रहे थे राइटर के केस में and promised to take special care and personal responsibility for me if I was sent to his school। और उन्होंने लिखा कि अगर मुझे उनके स्कूल में भेज दिया जाएगा तो वो वादा करते हैं कि वो एक्स्ट्रा केयर करेंगे, मेरी विशेष ध्यान रखेंगे मेरा, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेंगे। अगर मैं उनके स्कूल में चला जाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी उन पे होगी और मेरा एक्स्ट्रा ध्यान वो रखेंगे। When my mother learned of my father's decision to send me to the दादा स्कूल, she was appalled। अब जब माँ को पता चल जाता है कि फादर क्या चाहते हैं, फादर मुझे दादर स्कूल बॉम्बे भेजना चाहते हैं, तो ये सुनते ही माँ appalled यानी स्तब्ध हो जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। She could not understand the reason for sending me 900 miles away from home because उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे घर से 900 मील दूर भेजा जा रहा है टू अटेंड स्कूल, एक ऐसे स्कूल को अटेंड करने के लिए विद ऑर्फन्स, जहाँ पे ऑर्फन्स यानी अनाथ बच्चे भी पढ़ते हैं, एंड चिल्ड्रन ऑफ द पुअरेस्ट क्लासेस, और ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि सबसे गरीब वर्ग के बच्चे हैं। तो माँ को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि एक तो घर से इतना दूर 900 माइल दूर, राइट, और सेकंड एक ऐसा स्कूल जहाँ पे अनाथ भी हैं, गरीब बच्चे भी हैं, उनके बीच मुझे क्यों भेजा जा रहा है, ये बात माँ नहीं समझ पा रही थी। यट शी प्लेस्ड हर फेथ इन माय फादर्स सुपीरियर जजमेंट, लेकिन फाइनली माँ भी इस बात से सहमत हो जाती हैं बिकॉज उनको पिता के निर्णय में विश्वास था। तो जो निर्णय पिता ने लिया था फाइनली माँ उसमें भी अपना फेथ, अपना विश्वास दिखाती हैं, एंड इन हर क्वाइट वे शी एग्रीड, और वो चुपचाप अपना समर्थन दे देती हैं, और इस तरह से वो भी इस बात से सहमत हो जाती हैं कि मुझे दादर स्कूल बॉम्बे भेजा जाए। ओके तो बच्चों इसके बाद राइटर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है, और फाइनली हम सब जानते हैं वो इतने फेमस, इतने रिनाउंड राइटर बन गए थे। ओके तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा उनके बचपन का वो समय जब इन्होंने अपने आंखों की रोशनी खोई थी, और कैसे धीरे धीरे सिचुएशन को सबने एक्सेप्ट किया, परिवार का क्या रिएक्शन था, परिवार का क्या सपोर्ट इनको मिला, और कैसे इनका जीवन एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ा। ओके आई एम श्योर बच्चों चैप्टर आप सबको समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।